सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं अलीना इलियास, मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और राना ताहिर। पाकिस्तान की सियासत का क्या मुस्तकबिल होगा और इमरान खान साहब जो इस वक्त पोलिटिकल क्राइसिस चल रहा है इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, आज के इस प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलीना, आपने जो बात कही पोलिटिकल क्राइसिस, लेकिन इसकी बहुत सारी जहतें हैं। ये जो इस वक्त क्राइसिस है इसमें एक तो जो चैलेंज है खान साहब को वो अदालतों से है, ख़ास तौर पर जो फैसले आ रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात हैं, नैब के वहाँ पर जो परफॉर्मेंस है पूरी कौम उसको देख रही है। हम हर चीज़ वो आगे चलकर आज जो जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने कहा, दूसरे जो वाक़यात हैं उन पर बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं हम जस्टिस फ़र्रुख इरफान, लाहौर हाई कोर्ट के जज, इन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके ख़िलाफ़ एक तहकीकात हो रही थी क्योंकि ये जो पनामा मशहूर ज़माना पनामा पेपर्स जिनकी वजह से जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब डिसक्वालीफाई हुए, उसमें इनका नाम था। पहले इन्होंने कंटेस्ट किया लेकिन अब आज इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो यकीनन कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि जब एक जज इस्तीफ़ा दे देता है तो फिर वो अपनी पेंशन मरात सारी चीज़ें बच जाती है। लेकिन अगर उनको निकाल दिया जाए नौकरी से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस नतीजे पे पहुँचे कि वो किसी इर्रेगुलरिटी के मुर्तकब हुए हैं, तो फिर उनकी पेंशन और दूसरे जो मरात हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये देखिए, ये जो फ़र्रुख इरफान साहब हैं, अब जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, ये बड़ी इनकी शख्सियत एक बड़ी अहम शख्सियत है। ये जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, जस्टिस सरदार शमीम खान, उनके ये बड़े करीबी दोस्त समझे जाते हैं। जो वकील, जो लोग अदालतों को समझते हैं, जानते हैं, ये उनके बड़े करीबी उनके साथी समझे जाते हैं। अच्छा, फिर इसमें अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो ये था कि जो हुदैबिया पेपर मिल्स, जिसमें हुकूमत ये समझती है, अभी भी बहुत सारे वकील भी ये समझते हैं कि वो एक फ़िट केस था, एक फ़िट केस था शरीफ ख़ानदान की मनी लॉन्ड्रिंग का, क्योंकि उसमें काजी फैमिली के अकाउंट्स यूज़ हुए और बहुत कुछ था। इसहाक डार साहब का एक इतराफ़ी बयान भी है पूरा, जिसमें उन्होंने पूरी ट्रेल दी है। यानी वो एक ऐसा केस था जिसमें हर चीज़ थी, लेकिन वो अदालत वो बंद हो गया केस, उसकी वो प्रॉपर आगे वो चला ही नहीं। ये थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, 8, 10, 15, 12, 15 साल पहले जस्टिस फ़र्रुख इरफान साहब थे और एक और जज साहब थे लाहौर हाई कोर्ट के। जब ये पेश हुआ केस वहाँ पर हुदैबिया पेपर मिल वाला, तो एक जज ने कहा कि ये फ़िट केस बनता है, इसको चलना चाहिए, जबकि फ़र्रुख इरफान साहब ने ये कहा कि ये केस जो है इसको बंद होना चाहिए। हुदैबिया पेपर मिल ये कोई केस नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि 2 जज थे और एक ने कहा बंद होना चाहिए रेफरेंस, एक ने कहा चलना चाहिए, तो एक रेफरी जज बनाया गया कि वो जो जज है तीसरा वो ये फैसला करे। तो जो तीसरे जज थे उस वक्त वो जस्टिस सरदार शमीम खान साहब थे, जो अभी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो उन्होंने बतौर रेफरी जज उस वक्त ये फैसला किया कि हुदैबिया पेपर मिल का रेफरेंस जो है, ये जो केस है ये नहीं बनता करप्शन का, और इस रेफरेंस को बंद कर देना चाहिए। जस्टिस सरदार शमीम साहब ने रिलीफ दिया हमजा शहबाज साहब को। उस पर बहुत सारे मैंने देखा है जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो सवाल उठाते हैं उस फैसले पर। उनका ये कहना है कि जब भी किसी की अबूरी ज़बानत होती है तो ये मस्ट है, ये ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, CRPC में है कि जो मुल्ज़म है उसको अदालत में पेश होना चाहिए। लेकिन हमजा शहबाज अदालत में नहीं थे सैटरडे वाले दिन, सैटरडे को, जिस वक्त ये सब कुछ हुआ। फिर एक और जो कानून जानने वाले लोग ये बात करते हैं कि जो नैब के जो मुकदमात हैं, नैब के हवाले से जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं, वो कानून ये कहता है कि एक डिवीज़न बेंच सुनेगा। लेकिन उस वक्त डिवीज़न बेंच नहीं था, एक जज फाजिल जज ने फ़ैसला किया, वो भी सीनियर जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार शमीम साहब। तो ये उस फैसले पर ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आज जो जस्टिस फ़र्रुख इरफान साहब का जो रेजिग्नेशन है फौरी तौर पर
यानी ये पिछला जो रिलीफ चल रहा है जो मिला है शरीफ ख़ानदान को, डेफिनेटली कानून की बुनियाद पर ही मिला होगा। मैं कि कोई मेरा और कोई मकसद नहीं है इस बात का, लेकिन ये वाक़यात हैं जो मैं नरेट कर रहा हूँ कि हुआ किस तरीके से। तो फौरी तौर पर ये उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, क्योंकि समझा ये जाता है लाहौर में, वकला ये समझते हैं जिनसे मेरी बात हुई है कि फर्रुख इरफान साहब आज भी हाई कोर्ट में बहुत इफ़ेक्टिव थे, बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव थे। लेकिन बहरहाल उन्होंने अब एक इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ये जो मैंने लाहौर हाई कोर्ट के जिन सवालात का जिक्र किया, इसकी बाज़गश्त आज हमने अलीना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सुनी है। एक बड़ा ज़बरदस्त बेंच है आज, जिसने बहुत सारे मुकदमात की समाअत की है, जिनमें जस्टिस अजमत सईद शेख जो बड़े बहादुर, और उन्होंने पनामा का जो फैसला था उसमें बड़ी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया था। उनको वो बीमार भी हो गए थे, लेकिन जस्टिस अजमत सईद शेख साहब बीमारी के बावजूद वो आए, थोड़ा सा उन्होंने रेस्ट किया लेकिन फिर आए, फैसला दिया बड़ी बहादुरी से। फिर जस्टिस इजाजुल हसन साहब आज बहुत फाल थे, वो भी उन जजेस में से हैं जिन्होंने पनामा का फ़ैसला दिया और बड़ी बहादुरी से फ़ैसला दिया। तीसरे जज हैं जस्टिस फैसल अरब। जस्टिस फैसल अरब जो है वो बहुत सारे जो चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ वो बेंचेस में बैठे और उन्होंने कमाल के फ़ैसले किए, जिनमें एक जो रिलीफ का फ़ैसला था, जो स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं जो उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा है, उसमें भी वो शामिल थे। तो आज जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने एक और मुकदमा था जिसमें जो लाहौर में जो प्रॉपर्टी लीज़ की गई पेट्रोल पंप्स के लिए और बड़े सस्ते दामों दी गई 5-5 हज़ार रुपये में, जो अब बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन की और उनको री ऑक्शन किया गया तो वो 1.5 करोड़ पे गई, जो उस वक्त 5,000 में गई। तो वहाँ पर जो ये पंप ओनर्स के जो वकला थे, उन्होंने थोड़ा सा जब शोर मचाया तो जस्टिस अजमत शेख साहब ने ये कहा कि आवाज़ अपनी नीची करें, ये लाहौर हाई कोर्ट नहीं है जहां शोर मचा के आप अपनी मर्जी का फैसला ले लेंगे। तो वकीलों ने फिर आगे से कुछ बात करने की कोशिश की कि नहीं जी हम तो शोर मचा रहे, तो अजमत सईद शेख साहब ने कहा कि खामोश हो जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये लाहौर हाई कोर्ट नहीं है जहां पे आप शोर मचा के तो फैसला अपने हक में लेंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज कह रहे हैं, जनाब जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, जिनके क्रेडिट में वो फैसले हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासी तारीख को बदल दिया। और आज जो सवाल हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, जो सवाल वकला उठा रहे थे बहुत सारे, लेकिन आज जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने ये जो बात कही है वो उन्होंने ये कहा है आज कि मैं फिर, अगर राना साहब मुझे आप इजाज़त दें, मैं उनके रिमार्क्स दोहरा देता हूँ कि ये लाहौर हाई कोर्ट नहीं है जहाँ पर आप शोर मचाकर कोई अपनी मर्जी का फैसला ले सकें, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पर आवाज़ अपनी नीची रखें। ज़बरदस्त कमेंट, और वकीलों ने आवाज़ अपनी नीची की क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। बहरहाल ये जस्टिस फर्रुख इरफान और ये जो गेम चल रही है सारी की सारी, जो आपने चैलेंजेस का जिक्र किया, अब ये इमरान खान साहब के लिए चैलेंज है कि इमरान खान साहब किस तरह से निकलेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब इस मुल्क में ये बहस चली कि शायद अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए जिसमें कि प्रेसिडेंट जो चीफ एग्जीक्यूटिव हो और वो लोगों के वोटों से डायरेक्टली इलेक्टेड हो, तो फिर ये जो पार्लिमानी निज़ाम में रकम के बलबूते पर, दौलत के बलबूते पर, अपने ख़ानदानी असर व रसूख के बलबूते पर जो लोग आ जाते हैं, करप्शन में मुलव्वस होते हैं, लेकिन बाख्तियार नहीं होने देते वज़ीर आज़म को, ये निज़ाम एक वेब की तरह, एक जाले की तरह जकड़ लेता है वज़ीर आज़म को। तो उस पर कुछ हमारे दोस्त बड़े खफा हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो आप कोई माशाल्लाह की बात कर रहे हैं, ये तो आप पार्लिमानी निज़ाम को लपेटने की बात करें। अच्छा, अगर आप गौर से देखें ये तमाम वो जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये आपको नवाज शरीफ साहब के साथ नज़र आएंगे अपने ट्वीट्स में, अपने प्रोग्राम्स में, अपनी गुफ्तगू में। और फिर जो नवाज शरीफ साहब के जो ट्रिप हैं, मसलन आप लिस्ट उठा के देख लें कि नवाज शरीफ साहब जब लंदन से आए तो कौन कौन से सहाफ़ी उनके साथ आए उनके ख़र्चे पर, तो वो आप देखेंगे कि वो कॉलम भी लिखे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, गेम भी की जा रही है। और हम जैसे लोग जो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म को बाइख्तियार अगर आप बना दें डायरेक्टली वोटों से, सदर उसको बना के
और इससे पहले यकीनन आपको जो सूबा पंजाब है, बड़ा सूबा है, उसको आप छोटे सूबों में 2-3 सूबों में तकसीम कर दें ताकि ये इल्ज़ाम भी ख़त्म हो जाए और फिर जो सेनेट है वो भी डायरेक्टली वोटों से इलेक्टेड हो, तो और जो सदर इलेक्ट हो उसको ये इख्तियार हासिल हो कि वो कम्पिटेंट लोगों की टीम बना सके। ये MNAs को जो करप्शन में ऑलरेडी मुलव्वस हैं और आके इन्फ्लुएंस करते हैं, वो उनसे जान छूट जाए, तो वो कहते हैं जनाब ये तो कहीं से लाइन आई है। बाखुदा कहीं से कोई लाइन नहीं, लाइन सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के अवाम सुख का सांस लें और उनकी निजात हो जाए इस सारे सिस्टम से। तो ये अब एक बड़ा सवाल है कि वो किस तरह इससे निकलते हैं, क्योंकि आज राना साहब मैं ख़बर आपको देता चलूँ ज़रा पॉलिटिकल थोड़ी सी। वो ख़बर ये है कि आज मौलाना फजलुर रहमान की नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई। नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत इस बुनियाद पर दी गई कि वो बहुत बीमार हैं। उनके वकीलों ने कहा कि शेर बीमार है, शेर बहुत बीमार है और शेर की जो दिल की धड़कन है किसी भी वक्त बंद हो सकती है। तो अदालत ने कहा 6 हफ्ते के लिए चले जाएं, शेर को कोई दाना शाना डालें, कोई उनका इलाज कराएं। लेकिन आज शेर तो एक और बबर शेर से मिलने के लिए तैयार हो गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनकी मुलाकात हुई और 2 घंटे की मुलाकात हुई, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने पॉलिटिक्स पे देखी, बात सुनी और कल वो जनाब आसिफ अली जरदारी से बात करेंगे और फिर नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब का कोई राब्ता भी होने की इम्कान है। एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था, जरदारी साहब ये चाहते हैं कि सबसे पहले मरहले में इमरान खान साहब की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, इसको ज़रा अपनी जगह से हटाने के लिए, झटका देने के लिए सेनेट के चेयरमैन की तब्दीली बहुत ज़रूरी है। और वो ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून को कि पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम ये तहरीके अदम एतमाद पेश करें सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़, उनको तब्दील किया जाए और इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको ये मैसेज दिया जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर एक हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकती हैं। और ये वही बात है जो बिलावल भुट्टो साहब ने की कि लात मार के मैं हुकूमत को गिरा दूँ। तो ये लात है मौलाना फजलुर रहमान जो उठा के फिर रहे हैं। आप अभी वो आए हैं इनके घर, नवाज शरीफ साहब के घर, और फिर वो अब जरदारी साहब को मिला के एक बड़ी लात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सबसे पहले सेनेट के चेयरमैन को वो कहते हैं वो लात मारी जाए, उनको निकाला जाए। नून लीग या फजलुर रहमान साहब या पीपल्स पार्टी का कुछ सेनेट चेयरमैन आए तो इससे मैसेज ये जाएगा पाकिस्तान में कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत बड़ी वल्नरेबल है, ये सिस्टम नहीं चलने दिया जाएगा। और पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान इस पोजीशन में हैं कि जिस वक्त चाहें वो इस सारे के सारे निज़ाम को लपेट सकते हैं। तो जो आज जो मीटिंग हुई है ना अलीना, उसका जो बुनियादी लुब्बे लुबाब और ये जो सारी खिचड़ी पक रही है, ये सारे का सारा मामला ये कोई तहरीक चलाने के लिए नहीं है, सड़कों पर लोगों को लाने के लिए नहीं है, क्योंकि सड़कों पर लोग नहीं आते। ये सब कुछ है, इसमें तो कोई शक नहीं कि लोग नाराज़ हैं महंगाई की वजह से, लोग खफा हैं, परेशान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अजीब उसकी सूरत हाल हो गई है। डॉलर जो है उसकी कीमत बहुत ऊपर चली गई, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों पे डायरेक्ट असर हुआ है महंगाई का। तो वो खफा तो हैं लोग, लेकिन उनकी नून तहरीक इंसाफ से खफगी का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को पॉपुलर हो गई हैं। उसका नतीजा वो हमने देख लिया मुजाहरा 5-6 दिन पहले जो मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब हुआ था। 2018 के इंतखाब में वहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों के मिला के वोट हुए थे 63,000 और तहरीक इंसाफ का बंदा जीता था 45,000 वोट लेके। क्योंकि उनका इंतकाल हुआ तो दोबारा जब इलेक्शन हुआ तो अब नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार था, उनको मिले 39,000, जबकि तहरीक इंसाफ को मिले 47,000, यानी पहले से 2,000 ज़्यादा। खफगी अपनी जगह पर, नाराज़गी अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान के लोग आज भी इमरान खान की जो क़यादत है, उनकी जो ऑनेस्टी है, उस पर वो यकीन रखते हैं बज़ाहिर। कल क्या हो हमें नहीं पता। और ये भी एक कह रहा हूँ कि एक लिटमस टेस्ट है, हल्का सा, एक हल्के से आया, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो क्राइसिस है इसकी वजह क्या है। और ये जो वावेला मीडिया पे इस वक्त पड़ा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि जी एहतजाज करेंगे, बंद करेंगे, और ये सारी मीटिंग्स हो रही हैं, लोग ये समझते हैं कि ये जो ज़ाती दौलत बनाई गई है उसको छुपाने के लिए एहतजाज है। ये एहतजाज गुर्बत के खात्मे के लिए नहीं है, ये एहतजाज किसी गरीब के हक के लिए नहीं है, ये एहतजाज पाकिस्तान में स्कूल बनाने के लिए नहीं है,
ये एहतजाज पाकिस्तान में हॉस्पिटल बनाने के लिए नहीं है, ये एहतजाज सिर्फ इसलिए है कि 1000 अरब रुपया जो फेक अकाउंट्स में जरदारी साहब का और जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब पर और हमजा साहब पर इल्ज़ाम आ रहा है, ये जो भी FI ने पकड़ा है, कि वो रकूम बचाई जाए। इसलिए कोई अवामी सतह पर यह पजीराई इन अपोजिशन की जमातों को नहीं है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि उनकी अपनी सफ़ों में जो लोग हैं, आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा एक लेटर के और कुछ परफॉर्मेंस जो इस वक्त जो वुज़रा हैं, जो इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं, वहाँ पर भी इनकम्पिटेंट लोगों का एक जमे गफ़ीर हो गया। और जिस तरीके से वो मामलात को चला रहे हैं, वो बस कौम इसलिए ज़्यादा परेशान है और वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को ख़तरा जो है वो अपोजिशन की जमातों से नहीं है, वो जो उनकी अपनी जो जमातें हैं, जो अपनी जमात के अंदर जो लोग हैं, उनसे वो ख़तरा है। तो जो आपने ये बड़ा सवाल है इमरान खान साहब के लिए कि इस क्राइसिस से कैसे निकलेंगे। और ये जो क्राइसिस है सारे का सारा इसलिए है कि वो माफिया जो पिछले 70 साल से मुसल्लत थी, उसकी जड़ें हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में जा चुकी हैं। उनको निकालने के लिए बहुत आपको मेहनत से काम करना पड़ेगा और वो हर तरह की अनसर्टेनिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और हर तरह की जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी है उसकी भी कोशिश करेंगे कि ताकि वो गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर सकें और इस सारी सिचुएशन को वो रिवर्स कर सकें, ये क्या कर कि मुल्क को तो चलाना है, सबको साथ लेके चलें, अपोजिशन भी साथ बैठे, नवाज शरीफ साहब भी साथ हो, मौलाना फजलुर रहमान भी साथ हों। राना साहब क्या कहते हैं आप, ये इमरान खान साहब तस्लीम कर लेंगे इस बात को? देखिए समीर साहब, पहली बात तो ये है कि जो बात की ना अपने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फ़रख इरफान साहब वाली वो ये है कि उनका जो इस्तीफ़ा है वो इस बात के वो तस्लीम कर लिया उन्होंने कि वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही वो उसका सामना नहीं कर सकते। उन्होंने मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दी, कभी ओपन समात की बात की, कभी कुछ, लेकिन आज उनके इस्तीफ़े से ये बात साबित हो गई कि फ़रख इरफान साहब अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का सामना नहीं कर सकते और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वो फ़ारग हो गए। बाकी हुदैबिया मेल की आपने पूरी तारीख बयान कर दी कि हुदैबिया पेपर मिल का साबिक़ चेयरमैन नैब ने उसमें अपील ना करके जिस तरीके से वो सारा काम ख़राब किया उसमें, और फिर आपको ये भी पता है कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने 9.5 साल गुजरने के बावजूद नवाज शरीफ साहब की अपील जो है सुन के तो उनके हक़ में फ़ैसला दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं। अब जो मसाइल इमरान खान साहब के लिए आपने जिनका ज़िक्र किया कि बुनियादी तौर पर मसला जो है ना समी साहब, सदारती निज़ाम की जो आपने बात की, ये सारे लोग जो सदारती निज़ाम की मुखालफत कर रहे हैं दानश्वर, ये हैं कौन, इनका आइडियल कौन है? इनका आइडियल है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में सदारती निज़ाम नहीं है, वहाँ का सदर अपनी मर्ज़ी से अपनी काबीना नहीं बनाता, वहाँ पे गवर्नर और बाकी ये सेनेट और बाकी अरकान उनके जो हैं किस तरीके से मुंतखब होते हैं कांग्रेस में। तो ये सारा सिस्टम जो है, क्या वहाँ जमहूरियत नहीं है? असल इनको तकलीफ़ क्या है, ये कहते हैं कि ये लूट मार और ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला चलता रहे, इसलिए ये पार्लिमानी निज़ाम को बरकरार रखना चाहते हैं। पार्लिमानी निज़ाम ने पाकिस्तान को दिया क्या समी साहब? आज इमरान खान की शक्ल में जो वज़ीर आज़म है, एक ईमानदार दयानतदार आदमी है, उनको अगर ये पार्लियामेंट के वोटों का मसला ना हो तो वो पाकिस्तान में को करप्ट अनासर से पाक कर दें। मसला तो यही आड़े आता है ना कि जी उनकी अक्सरियत उतनी नहीं, और इसका हल एक ही है कि इमरान खान साहब जो हैं या तो इस असम्बली को तोड़ के अवाम के पास जाएं या रेफरेंडम करा के अवाम से पूछें कि वो सदारती निज़ाम चाहते हैं या पार्लिमानी निज़ाम चाहते हैं। यह दानिश्वरों की क्या हैसियत है जो खाम खा के तबसरे करते रहते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए। तो इमरान खान को आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई ख़तरा है तो वो अपनी पार्टी के अंदर, जो उनकी पार्टी के अंदर कुछ अनासर हैं जो उनके लिए मसाइल पैदा करते हैं, कभी वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात देते हैं, कभी उनके कुछ अपने हरकत ऐसी होती हैं अपनी वजारतों में और जिसकी वजह से हुकूमत परेशान होती है। और देखें राना साहब, इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती कि जब कोई आपकी हुकूमत का जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात है वही आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा हो और इस किस्म के क्यास क्रिएट कर रहा हो, इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर रहा हो। उस पर मैं तफसील से हम बात करेंगे ब्रेक पर से जब वापस आएंगे। लेकिन अलीना, इससे पहले ये जो हम बात कर रहे हैं इदारों की और जो करप्शन के ख़ात्मे के लिए, अब आप देखें आज जो शहबाज शरीफ और दूसरे जो मुल्ज़मान हैं
उनकी जो ज़मानत की जो नैब ने दरख्वास्त दी हुई थी मनसूखी की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसकी समाअत थी और ये जो मैंने 3 जजेस बताए वो इस बेंच में थे। अजमत सईद शेख साहब उसको हेड कर रहे थे। वहाँ पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने, आज वो इमरानुल हक साहब हैं, उन्होंने आके ये कहा जी कि आप इस केस को, इसकी समाअत को मुलतवी कर दें। क्यों मुलतवी कर दें? कि जो भरवाना साहब जो हमारे प्रोसिक्यूटर हैं उनकी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर के पास जाना था उन्होंने। भाई ये तारीख कब से तय थी? आज ही नैब के वकील ने डॉक्टर साहब के पास जाना था, पहले नहीं जा सकते थे। तो इस पर जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने कहा कि ऐसा लगता है कि नैब को कोई इस मुकदमे में दिलचस्पी नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत को मनसूख करवाना ही नहीं चाहता। तो अगर नैब को कोई दिलचस्पी नहीं है तो फिर हमारा इसमें क्या इंटरेस्ट है? सार्केस्टिकली उन्होंने ये कहा। फिर भरवाना साहब के बारे में एक और कॉम्प्लिकेशन आ गई कि वो तो बतौर विटनेस पेश हो चुके हैं, उन पर जरा हो चुकी है, वो किसी महकमे में थे। तो अदालत ने, जज साहबान ने ये कहा नैब से कि आप इस पर भी गौर कर लें कि क्या वो एज ए प्रोसिक्यूटर इस मुकदमे में आ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो दूसरे जो वकील थे उन्होंने, जो शहबाज साहब के जो वकील थे उन्होंने इस पर एतराज़ भी उठा दिया इस पर। तो आप अब ये देखें कि इस वक्त एक तरफ तो पॉलिटिकल ये टर्मोइल, अपोजिशन की जमातें इकट्ठी, मीडिया जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनकी अपनी राय है, लेकिन वो अगर हम देखते हैं तो क्योंकि पैसे भी नहीं मिल रहा है, बिजनेस भी नहीं मिल रहा है उस तरह जैसे माजी में निछावर होते थे पैसे, और फिर बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जड़ें पिछले निज़ाम से जुड़ी हुई हैं बहुत ज़्यादा। वो रोज़ाना रात को एक ऐसी पिक्चर पेंट करते हैं कि जनाब पता नहीं क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ जहाँ पर इन करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ फैसला कुन कार्रवाई होनी है, वहाँ पर वकील कहते हैं जी प्रोसिक्यूटर आज डॉक्टर साहब के पास जाना था। एक अजीब सूरत हाल। अब ज़रा थोड़ा सा इधर आ जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब के जो अपील्स हैं अल अजीज़िया और दूसरे रेफरेंसेस में, वहाँ पर आकर जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी हमें तो पेपर बुक ही नहीं मिली। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने यह कहा कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक डिवीज़न बेंच के सामने खड़े हैं और आप ये कह रहे हैं कि पेपर बुक नहीं है, आपको कैसे पेपर बुक मिलती है पता है आपको? तो 1 हफ्ते की उन्होंने उनको मोहलत दी कि ठीक है आप अपनी तैयारी करें। तो जो एक तरफ डिले अपोजिशन जहां पर उनको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों ने सज़ा दिलवानी है, प्रोसिक्यूट करना है, उनका भी रवैया ऐसा है कि चीज़ों में कन्फ्यूजन है। ये जो सारा कुछ हो रहा है इसमें एक बड़ा कन्फ्यूजिंग मैसेज जा रहा है कि कौन करना क्या चाहता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको एड्रेस करना नैब के चेयरमैन को एड्रेस करना पड़ेगा। बड़े वो कॉम्पिटेंट आदमी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज हैं, बड़े सीनियर जज हैं, इंटेग्रिटी वाले वो लोग हैं। लेकिन ये जो आज जो रवैया अपनाया गया शहबाज शरीफ साहब के मुकदमे में कि जी वो प्रोसिक्यूटर जी की तबीयत ख़राब है, जी डॉक्टर के पास उन्होंने जाना, अलीना आपका दिल मानता है इस बात को? सर बेसिकली ये सारी जो सिचुएशन पे आप जो डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप पिछले 1 हफ्ते को अगर गौर से देखें तो मुझे तो यही महसूस हो रहा है कि हम ये जो नून लीग है उसे रिलीफ दिया जा रहा है, और जो मौलाना साहब मिल रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं और आसिफ अली ज़रदारी कोशिश कर रहे हैं नून लीग को अपने साथ लेकर चलने की, मुझे ऐसा नहीं लगता कि नून लीग उसके साथ चलेगी। और ये जो हम बात कर रहे हैं सद्दाम की या रेफरेंडम की, मुझे ये भी नहीं लगता कि वो होगा या सदारती के निज़ाम की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि आज आप ये देखें कि वो जो ख़त था इमरान खान साहब ने लिखा था शहबाज शरीफ साहब को, उसका जवाब आया और उसके ऊपर उन्होंने विड्रॉ कर लिए नाम जो नाम थे। तो इट मीन्स कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपोजिशन को लेकर साथ चलना चाह रहे हैं। इस वक्त वो किसी बड़े चेंज की तरफ मुझे अपेरेंटली लगता है कि वो नहीं जाएंगे। हो सकता है कि अगले साल चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन वो लेकर चलना चाह रहे हैं जमातें। मैं चाहूंगी आप इस पर जवाब भी दें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा समीर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। फ़ारूक इरफान साहब ने इस्तीफ़ा तो दे दिया है, लेकिन उनके पास ऊपर चार्जेस तो हैं ना। अभी जो चार्जेस हैं उनका ट्रायल कहाँ पर होगा? क्योंकि अगर एक आम बंदा कोई भी ऑफेंस करता है तो उसका ट्रायल होता है, फिर वो कन्विक्ट होता है या उसको बरी किया जाता है। तो ये इस तरह के केसेस में कहाँ पर ट्रायल होता है? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया अलीना। पाकिस्तान में यहाँ पर अमीर के लिए कानून और है, ताकतवर के लिए कानून और है, गरीब आदमी के लिए कानून और है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास
इस बात का इख्तियार नहीं होता कि वो किसी आदमी को कोई जेल की सज़ा दे, क्योंकि वो कोर्ट नहीं है, वो काउंसिल है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। वो सिर्फ जो जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई है, उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं उसकी वो समाअत करने के बाद अपना वो फ़ैसला देते हैं कि ये जज रहने के काबिल है या नहीं है। अब जज साहब ने जब खुद अपना रेजिग्नेशन दे दिया तो फिर उनको आगे इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। असूली तौर पर होना तो ये चाहिए कि एक जज ने जिसके ऊपर मिसकंडक्ट के चार्जेस थे, भले उसने खुद से इस्तीफ़ा दिया हो, तो जो दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग इदारे हैं, मसलन फ़ारूक इरफान साहब का नाम पनामा पेपर्स में था जी, ये तो इनको नैब को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इनको बुलाना चाहिए। शायद पहले भी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी शायद, लेकिन जज होने की वजह से इस तरह शायद ना हो पा रही हो। अब वो जज नहीं है, अगर उनको जब उनका सब हो जाएगा प्रोसीजर कंप्लीट, तो जो दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको ये करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में इसकी मिसाल ऐसे मिलती नहीं है। जिन जजेस ने बेकायदगियों की बुनियाद पर या मिसकंडक्ट की बुनियाद पर अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उनका फिर मामला ख़त्म हुआ तो उनके ख़िलाफ़ हमने देखा नहीं कि किसी इदारे ने इन्वेस्टिगेशन की हो। तो ये आपका जो सवाल है ना, इंतहाई वैलिड सवाल है, और यहाँ पर अगर इंसाफ का बोलबाला होना है तो ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अगर एक आम आदमी, एक आम पुलिस ऑफिसर या डीएमजी ऑफिसर या कोई सियासतदान या कोई भी आदमी किसी मिसकंडक्ट में अगर उसको पकड़ा जाता है तो उसको बाकायदा प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसको सज़ा होती है। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनके बारे में भी वही रवैया होना चाहिए। क्यों राना साहब, ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, जस्टिस फ़ारूक इरफान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। या तो ये पहले इस्तीफ़ा देते ना कार्रवाई शुरू होने से पहले, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसका मतलब ये है कि ये उसका अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात जो है उनको फेस नहीं कर सकते। अदालत वहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जवाब इनके पास कोई ठोस नहीं है। इन्होंने तस्लीम कर लिया कि मैं नहीं ये अपना केस लड़ सकता, और वो मुस्ताफ़ी हो गए। अब ये नैब का काम है कि पनामा में जस्टिस फ़ारूक इरफान साहब का नाम आया, इनके खिलाफ इंक्वायरी करें। अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे दिया हो, ये भी तो हो सकता है। अखलाकी तौर का मतलब नहीं, उनके खिलाफ एक पनामा में उनका नाम आया है। जिस तरह बाकी लोगों के खिलाफ इंक्वायरी नैब करता है, इसी तरीके से इनके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए और हकायक सामने आने चाहिए कि इन्होंने कोई बदनुमानी पनामा के हवाले से है या नहीं है। फिर दुआ करनी चाहिए कि नैब जो है इस हवाले से कोई जो है इनिशिएटिव ले। फिर तो नहीं, नैब के इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा है, मैं आपको बताऊं। लेकिन क्योंकि बताएं आपने दो सर, आज उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भरे हुए हैं, माजी की जो तकर्रियां हैं वो प्रॉब्लम दे रही हैं, और इसके साथ साथ फंड्स नहीं है, नए लोग नहीं आ पा रहे, कुछ एडिशंस हुई है, दुआ करनी चाहिए, अल्लाह उन्हें फंड्स देने, दुआ करनी चाहिए, और कुछ इसमें हुकूमत को भी चाहिए, दुआ करनी चाहिए ना। अच्छा, अब आ जाए, हम जो जिक्र कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को उनके अपने लोगों से ख़तरा है। एक पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर एक कंट्रोवर्सी, वज़ीर इत्तलात और नशरियात, हम बड़ा इस पर तफसील से बात करते रहे कि वो क्योंकि वज़ीर हैं और इत्तलात और नशरियात के पास दो ही चीज़ें हैं, एक रेडियो और एक टीवी। उन्होंने क्या किया, सेक्रेटरी जो इत्तलात हैं जनाब शफकत जलील साहब, बड़े भले आदमी थे, लेकिन वो जो है इस वक्त वजारत इत्तलात और नशरियात, वो हुकूमत की प्रोजेक्शन की या उसकी कोई उसका काम नहीं है, एक साजिशों की एक आमाजगाह बन चुकी, गढ़ बन चुकी है साजिशों का, वो जो महल्लाती साजिशें होती हैं। मैं ये चाहूँगा कि ये इन्होंने एक नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ने किया है, ज़रा वो अगर दिखा दें आप, सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव इन की पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। वज़ीर आज़म साहब ने एक ऐलान किया था, कैबिनेट में एक उन्होंने फैसला किया था कि जो वजारतों के अंदर जो बॉडीज़ हैं सेमी ऑटोनमस गवर्नमेंट की, उनको वो ऑटोनमी दें, और उसके लिए सिलेक्शन का तरीक़ाकार ये हो कि मिनिस्ट्री के से हट के एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी कमेटी बनाई जाए और वो उसकी तैनाती करें। अब ये मिनिस्ट्री ने क्या किया यहाँ पे, ज़रा अगर आप देखें तो ये खुद दिस मिनिस्ट्री यानी शफकत जलील साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने साजिश करके वज़ीर आज़म साहब का जो मंशा था उससे बिल्कुल हट के एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जनाब द मिनिस्ट्री हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द फॉलोइंग सिलेक्शन कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन एज पर फलां, और उसमें 4 मेंबर उन्होंने 5 मेंबर एक कमेटी बनाई है। अब देखें ज़रा इनके नाम, सबसे पहले मिनिस्टर साहब खुद आ गए फवाद चौधरी साहब, और दूसरे नंबर पे आ गया सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब शफकत जलील साहब। अच्छा, इन्होंने ज़्यादती कितनी की है कि जो यूसुफ बेग मिर्ज़ा जो नोटिफाइड है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर के, सेक्रेटरी साहब ने उनको अपने नीचे रखा है। तीसरे नंबर पर यूसुफ बेग मिर्ज़ा, चौथे मिस्टर नदीम बाबर,
और ये पांचवा नाम, मुझे हैरत हो रही है, मिस्टर सुहेल वड़ाइच बड़े भले आदमी हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, पता नहीं फवाद चौधरी साहब उनको क्यों अपने साथ इसमें ले आए हैं। मुझे तो ये, जब मैंने नाम देखा तो मुझे, मेरा दोस्त है सुहेल वड़ाइच, तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो कोयले की दलाली है इसमें इंसान का मुंह काला ही होता है। अब ये जो फवाद चौधरी साहब ने और शफकत जलील ने जो साजिश की है, एक तो जो वज़ीर आज़म की जो स्पिरिट थी उसकी धज्जियाँ उड़ा दी, दूसरा इस चीज़ को कोई वज़ीर आज़म साहब ने अप्रूव नहीं किया। MDPTV का मामला एक बड़ा एक सेंसिटिव मामला है और अभी तक वो पूरी तरह उसका तस्फिया नहीं हुआ। इन्होंने ये करके फवाद चौधरी साहब ने एक तो यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब को अंडरमाइन किया इन्होंने, उनको, क्योंकि वो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के और इतलात और नशरियात के बहुत सारे मामलात को देख रहे थे। तो फवाद चौधरी साहब तो चाहते ही नहीं है, वो कहते हैं गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे, उनके सारे दोस्त की पोस्ट पर आ जाएं, हर ठेके में हर चीज़ में वो बस करें जो वो करना चाहते हैं, और जिसको मर्जी वो डायरेक्टर ग्लोबल अफेयर्स लगाएं, जिसको मर्जी ड्रामा बेचें, जिसको मर्जी जो मर्जी करें। शुरू में तो उन्होंने जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है उसको भी बेचने की कोशिश की थी। अब ये वो चीज़ें हैं यानी जो इमरान खान साहब करना चाहते हैं। कमेटी उन्होंने कहा बनेगी इसलिए कि इंडिपेंडेंट चीज़ें बन सकें, वो कॉरपोरेशंस खड़ी हो सकें। तो ये जनाब, अब ये बड़ी इंडिपेंडेंट कमेटी है कि 5 में एक वजीर साहब खुद आ गए और दूसरा उन्होंने वो शफकत जलील साहब। अब शफकत जलील साहब का तो हालत ये हो गई है, मैं इतना कभी कभी मैं हैरान होता हूँ, महीना डेढ़ उनकी नौकरी में रह गए, लेकिन वो जो उनके पीछे बैग उठा के बच्चे छोटे की तरह दौड़ते फिरते हैं उनके पीछे पीछे, और जो वो कहते हैं इस पूरी साजिश में वो शरीक हैं। वैसे फवाद चौधरी साहब को इतनी कुछ समझ नहीं थी, ये सारी जो पट्टी मुझे लगता है जो पढ़ाई है ये शफकत जलील साहब ने। और यूसुफ बेग मिर्ज़ा को PM हाउस में, PM सेक्रेटेरिएट में अंडरमाइन, इससे बड़ी इंसल्ट ये बिल्कुल ऐसा ही है। जब नवाज शरीफ साहब बने थे ना, जब वो वज़ीर आज़म थे और उन्होंने नए चीफ का तकर्रर किया, तो एक बड़ी फुटेज चली थी उस वक्त कि किस तरह से बिठाना है, किस तरह से करना है। ये बिल्कुल उसी तरह से तज़हीक की है इन्होंने यूसुफ बेग मिर्ज़ा की, जो वज़ीर आज़म साहब के इस वक्त एडवाइज़र हैं और नोटिफाइड हैं, उनका नोटिफिकेशन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनका स्टेटस है, और ये सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अपना नाम ऊपर लिख रहे हैं। ये हर चीज़ जो करते हैं ना, ये वजारत इत्तलात और नशरियात के बंदे बहुत बारीक बारीक नुक्ते जानते हैं, कौमे का कहाँ क्या मतलब है, फुल सेंटेंस का क्या मतलब है। तो ये इन्होंने अपने ही वज़ीर आज़म का जो विज़न था उसको उड़ा दिया, और आज कैबिनेट में फिर इस मामले पर बात नहीं हुई। वो जो चेयरमैन का TV का मामला है, इजाफी चार्ज का मामला है, जो कुछ भी है वो प्राइम मिनिस्टर ने आज उसको मौखर किया। लेकिन ये जो लेटर लिखा इन्होंने फवाद चौधरी साहब ने, राना साहब, ये क्या कर रहे हैं, ये किन चक्रों में, कितना माल बनाना है इन्होंने हर जगह। देखे ना, कायरा साहब कल कह रहे थे कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी को तो बहुत अच्छा जानते हैं, हर जगह पे पता नहीं ऐसे लुढ़कते लुढ़कते, वो जो लोटों की तरह लुढ़क के इधर, लुढ़क के इधर, लुढ़क के इधर, घाट घाट का पानी पिया हुआ है। और अब आके उस जमात जो लास्ट होप है पाकिस्तान के लिए, एक नज़ियाती जमात है, उसका आके सत्यानाश कर रहे हैं राना साहब। समी साहब देखें, बात यह है कि ये बड़ी ही मुज़हका खेज़ बात है कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात जो हैं और सेक्रेटरी इत्तलात खुद ये नोटिफिकेशन करवा रहे हैं अपनी मिनिस्ट्री से कि जी हमने फ़ैसला किया, हम कमेटी हैं, हम बनाएंगे MDPTV। ये कहाँ से इसमें आप शफाफियत लाएंगे, क्या करेंगे? जो इमरान खान का विजन है ये तो उसका सत्यानाश समी साहब कर रहे हैं, फवाद चौधरी और शफकत जलील जो हैं। ये सारी साजिश जो है, इससे इनके तंग नज़री की बू आती है। जो आपने यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब की बात की, यूसुफ बेग मिर्ज़ा जो है पूरी दुनिया जानती है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से वो एक अथॉरिटी समझे जाते हैं, उनका वसी तजर्बा है और वो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, और सेक्रेटरी साहब उनका नाम अपने से नीचे लिखवा रहे हैं। शफकत जलील साहब को कुछ यानी ये रूल्स ऑफ बिजनेस की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये कमेटी है क्या, इसकी हैसियत समी साहब क्या है कि इन्होंने खुद ही बैठ के वजीर ने और सेक्रेटरी ने फैसला कर लिया कि हम नया MD। आखिर PTV में है ऐसी कौन सी चीज़ जो इनको चैन नहीं लेने देती? ये क्यों PTV पर कब्जा करने के दर पे है? क्यों, क्या मसला क्या है इनको? ये वजारत चलाएं, हुकूमती पॉलिसियों के बारे में अवाम को बताएं। साबिक हुकूमत जो मलबा छोड़कर वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए गई है उसके बारे में अवाम को बताएं। और ये जो सेक्रेटरी साहब हैं शफकत जलील साहब,
इन्होंने डीजी रेडियो का ओहदा भी अपने पास रखा हुआ है। भाई क्या प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास कोई अफसरों की कमी है? क्यों किसी और अफसर को वहां पे नहीं लगाया जाता रेडियो में? पहले पीआईओ का ओहदा भी इन्होंने अपने पास रखा हुआ था। तो ये समीर साहब सारा कुछ जो कुछ भी है ये मिनिस्टर और सेक्रेटरी की मिली भगत से ये वजारत को इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी वो बैठे होते हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं नईमुल हक साहब, बड़े पुराने साथी हैं वज़ीर आज़म के, तहरीक इंसाफ के बड़े पुराने रहनुमा हैं, और ये वज़ीर साहब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनके बारे में कह देते हैं कि जी उन्हें क्या पता, कि भाई उन्हें क्यों नहीं पता। ठीक जी, बस हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया है, तो फिर मैं इजाज़त चाहूँगी। वैसे तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट करती, लेकिन आप लोगों ने काफ़ी कमेंट कर दिए। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही है। हम तीनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।